हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे थे, जिसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी को हिंदी में एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। और उसमें जो आज का टॉपिक होगा वो अपना कौन सा होगा? परिचय। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा और नोटबुक लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसे नोट करिएगा, एनसीईआरटी को पढ़िएगा, क्योंकि मोस्टली मैं बात करूं 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। और इसको आप देख भी सकते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें। और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है या आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, या एनसीईआरटी में ही आपको कोई डाउट है, तो या तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे सर्च कीजिए। मैं आपको मिलूंगा धर्मेंद्र कुमावत से। वहां आप अपने डाउट की पिक्चर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। बच्चे भेजते भी और उनके डाउट मैं वहां पर क्लियर भी करता हूँ। सो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का परिचय। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास है कि कुछ जो चैप्टर है इसके अलावा उन्हें अपन साथ में लेके चलेंगे तो ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। जैसे ये जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन है, ये 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, जो डिस्कस मैंने कर लिया है। तो अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो टर्म्स है वो अगर आपको आती है तो इस सेकंड चैप्टर में काम अपना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर लास्ट अपन ने जो देखा था पादपों या पादप जगत, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, उसमें जो शब्दावली है वो अगर आपको आती है, मतलब पादप जगत आपने पढ़ लिया है जो मैंने पढ़ाया है, तो ये चैप्टर आसान होगा, क्योंकि जहां से पादप जगत कंप्लीट होता है, जहां पर वहीं से स्टार्ट होता है कौन सा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्योंकि जो पुष्पीय पादप है, ठीक है, उसका मतलब ही क्या है? एंजियोस्पर्म। और सबसे लास्ट में एक और चैप्टर है 11th क्लास का ही 5th चैप्टर प्लांट मोर्फोलॉजी या पादप आकारिकी, जिसे अपन बोलते हैं, जिसके अंदर पुष्प की संरचना अपने को बता रखी है। तो वो अगर आपको आता है तो और काम इजी हो जाएगा। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीनों चैप्टर्स की मैंने बात की है, जो भी टॉपिक इनसे रिलेटेड होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दूंगा और उसका नमूना आपको इस इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपन पुष्प की संरचना देखेंगे। 12th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है डिटेल से, उसे 11th में दे रखा, तो उस वाले टॉपिक को भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, जिससे ये चैप्टर क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है, यहीं से अपन स्टार्ट करें। पुष्पीय पादप मतलब 2 प्रकार के पादप है मेनली। वैसे तो टोटल 5 क्लास अपन ने देखी थी, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लेकिन पुष्प की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 ही होते हैं, एक पुष्पीय होता है और दूसरा अपुष्पीय होता है। तो पुष्पीय जो पादप है उसके अंदर आता है एंजियोस्पर्म, और अपुष्पीय जो है उसके अंदर बाकी सारे जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म वाले जो पादप है वो इसके अंदर अपुष्पीय होते हैं। लैंगिक प्रजनन का मतलब अपने को पता है, जिसके अंदर 2 जो पैतृक है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, युग्मकों का निर्माण वगैरह होता है, उनका ट्रांसफर होता है, उनका संलयन होता है और नए प्रकार का जीव बनता है। तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं भी आती है, जबकि अलैंगिक जो दूसरे प्रकार का प्रजनन है उसके अंदर केवल एक ही पैतृक होता है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें लैंगिक में क्या है, नर है, ये मादा है, तो 2 अलग अलग पैतृक हो गए। यहाँ से क्या होगा, वापस से नया जीव जो बनेगा, वो जो प्रोसेस होगी वो लैंगिक प्रजनन है। और डिटेल से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पर बता दिया। क्लियर है? सो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है? बिल्कुल बिल्कुल भाग्यशाली है। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते, सूंघते हैं तथा उनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि ये सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। तो ये बात तो गलत ही लिखी है वैसे। ना तो अपन उन्हें पुष्पों को देखते हैं, ना उन्हें सूंघते हैं, और ना ही हम क्या होते हैं
मदहोश होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, जो पुष्प है वो काफी अपने लिए यूजफुल है, और जो उसके अंदर लैंगिक प्रजनन होता है इसीलिए वो क्या है, यूजफुल है। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, और जितने भी एंजियोस्पर्म उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। पुष्प कर्मों मतलब जो पुष्प के लगने का जो सीक्वेंस होता है, जो क्रम होता है, उसके बारे में बात की इसने। पुष्प कर्मों पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डाले तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल तथा बीज की रचना सुनिश्चित किया। जैसे पुष्प क्रम की बात की, अपने पास कोई भी पादप वाला पार्ट था, उसकी शाखा वगैरह है या जो भी पार्ट है जहाँ पर पुष्प लगे होते हैं, तो ठीक है ये पुष्प है, इस प्रकार से ये पुष्प लगे हैं, ठीक है, तो ये पुष्प है यहाँ पर, और बहुत सारे पुष्प है। और इसके अंदर जो अंग होते हैं, जैसे कुछ अंग होते हैं, जैसे उमंग हुआ, जायांग हुआ, कैल्किस हुआ या करोड़ा हुआ, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो अंग होते हैं पुष्पी अंग और जो पुष्प लगे होते हैं, ये सारे जो फैक्टर है, जो सारे जो कारक है, वो किसको सुनिश्चित करते हैं, वो लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद है, मतलब इस प्रकार से लगे हैं तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, और वो जो कारण है वो लैंगिक प्रजनन है। और लैंगिक प्रजनन तो यहाँ पर बीज बनेगा, यहाँ पर फल बनेगा, ठीक है, बीज और फल बनेंगे। क्लियर है, जो किसी ना किसी संरचना से कवर है, मतलब बीज जो है वो कवर है, ठीक है। तो ये जो पुष्प क्रम है या जो पुष्प है या जो पुष्पी अंग है, वो जो भी लगे हुए हैं वो एक अनुकूलता को दर्शाते हैं, जिससे अपने पास फल तथा बीज की संरचना सुनिश्चित होती है। आइए इस अध्याय में आकारिकी संरचना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन प्रक्रम को समझे। तो टोटल अपने पास इस चैप्टर में 5 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसे अपन देखेंगे। जैसे इसके अंदर आप देखो निषेचन पूर्व घटना लिखा है, निषेचन लिखा है, निषेचन पश्च घटना है, तो ये जो तीनों शब्द लिखे हैं वो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिए हैं, और किसी ने नहीं पढ़ा तो वहां जाके पढ़ सकते हो, आपको डाउट हो तो बता सकते हो। तो स्टार्ट अपन करते हैं 2.1 पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक रंग। वैसे इस 2.1 में बहुत कम पुष्प के बारे में बता रखा है, उसी को मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको, ताकि चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों से मेरा खास लगाव है थोड़ा सा, इसीलिए। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषय, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। सौंदर्य का मतलब समझ में आता ही अपने को, सौंदर्य विषयक है। आभूषणात्मक, पुराने टाइम में राजा महाराजाओं को टीवी में देखते होंगे, सजते संवरते थे। सामाजिक का मतलब सामाजिक जो कार्य हो रहे हैं। धार्मिक का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में देखो पुष्प वगैरह होते ही हैं। सांस्कृतिक का मतलब जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी पुष्प का महत्व रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक हैं। तो प्रेम जो है उसके अंदर भी सुख और दुख की जो अपन बात कर रहे हैं, उन दोनों में क्या है, सुख और दुख, ठीक है। शादी समारोह हो रहा है, बर्थडे वगैरह हो रहा है, दुख में किसी की डेथ हो गई तो भी पुष्प जो है मतलब जो है एक प्रकार से अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का प्रतीक, ठीक है। तो कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक महत्व हो तथा जिन्हें घर एवं बगीचे में उगाया जाता है। तो आपको पता करना और कमेंट करके मुझे बताना है। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिनके आपके परिवार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो, तो ये भी आप पता करेंगे और मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य? यहाँ तो सुनते ही हैं आसपास में, लेकिन सुनने से कुछ काम नहीं चलता। अपना नीट में अपने को सिलेक्शन चाहिए, और यहाँ नीट के अकॉर्डिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। इसने क्वेश्चन पूछा है वैसे अपन से, इसका क्या तात्पर्य है जो पुष्प कृषि उसका, लेकिन इसके अंदर इसने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बताई है और वो है फ्लोरिकल्चर। हिंदी इंग्लिश को हिंदी में इसने लिखा है, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी जो शब्द लिया है इसने फ्लावर से लिया है, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं पुष्प या पुष्प कृषि जिसे अपन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने से पूछ लेगा पुष्पों की खेती को अपन क्या बोलते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं फ्लोरिकल्चर या उसे अपन बोलते हैं पुष्प कृषि। तो ये आप लोग इस सार मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। एक जीव, इस जो है डायग्राम की अपन अभी बात करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर बता रखी है, डायग्राम को सबसे लास्ट में रखेंगे। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है? पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणिकीय आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आकार की दृष्टि से अपन देखें, या जो भ्रूणिकी का मतलब जो भ्रूण वगैरह है, जो नया पादप बनता है उसकी संरचना की अपन बात करते हैं।
या लैंगिक जनन की अपन बात करते हैं तो लैंगिक जनन भी कहाँ होता है, पुष्प के अंदर ही होता है, इसीलिए लैंगिक जनन स्थल है। अब जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था वही इसमें नेक्स्ट लिखा आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। तो अब वो जो चैप्टर है वो अगर आपको आएगा तो ये जो चैप्टर है आसानी से समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले बात की थी। चित्र 2.1 में आपको प्ररूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिसमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली 2 इकाइयां होती है? बिल्कुल, अभी अपन बताएंगे, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पुष्प, ये जो 5.5 लिखा है इसका मतलब 5वां चैप्टर है 11th क्लास का और 5वां टॉपिक है। एंजियोस्पर्म में पुष्प जो है एक महत्वपूर्ण ध्यानकर्षी संरचना है। एंजियोस्पर्म ये जैसे अपन पुष्पीय पादप बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हाईलाइट करके दिखा मैंने पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह एक रूपांतरित पररोह है। मैं बता देता हूँ आपको, 11th क्लास से मैंने ये लिया है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित पररोह है। पररोह का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, पादप है ये, पादप का नीचे वाला जो पार्ट है वो मूल वगैरह बनाता है, दूसरी संरचना बनाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है तना पत्तियां वगैरह बनाता है। इसी ऊपर वाले पार्ट में से कोई स्ट्रक्चर ऐसी होती है पररोह जिसे अपन बोलते हैं, जिसमें अगर मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, रूपांतरण होने के बाद में वो पुष्प में कन्वर्ट होता है। तो वही लिखा है रूपांतरित क्या है, पररोह है, जो लैंगिक जनन के लिए होता है, अलैंगिक के लिए नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावरण जिसे पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक है, पुष्पा से लड़की का नाम होता है। तो यहाँ जो अपन बात करते हैं पुष्पासन किसे कहते हैं, जैसे अपन बात करिए कोई भी फ्लावर है इस प्रकार का, ठीक है, ये वैसे एक्चुअल में इस प्रकार का ही होता है, जो पुष्प होता है वो इस प्रकार, ये इस प्रकार का, ठीक है। तो जो इसका फूला हुआ पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं पुष्पासन, ये है पुष्पासन, ठीक है। नीचे वाला जो फ्लावर वाला जो पार्ट है, इसका जो नीचे फूला हुआ ये वाला जो पार्ट है ना, इसे अपन बोलते हैं पुष्पासन। और इसके ऊपर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट संरचना होती है। जैसे ये मादा वाला पार्ट होता है, इसका नाम अभी मैं आपको बताऊंगा। ये नर वाला पार्ट होता है, ये सहायक पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है वो होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लगी होती है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसी से जुड़ी होती है, उसे अपन बोलते हैं पुष्पासन। अब मेनली अपन जो बात करते हैं पुष्प की संरचना जो अपन देख रहे हैं यहाँ से, मेनली उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 संरचनाएं होती है। एक होती है लैंगिक संरचना और दूसरा होता है सहायक संरचना। अलैंगिक नहीं हुआ, सहायक संरचना इसे अपन बोल रहे हैं। लैंगिक में जो नर वाला पार्ट होता है, क्योंकि अपन ने बात की है कि जो पैतृक होते हैं वो इसके लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होता है। नर वाला जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं पुमंग, जो मादा वाला पार्ट होता है जो लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होता है उसे अपन बोलते हैं जायांग, ठीक है। इंग्लिश में से अपन बोलते हैं एंड्रोशियम और इससे अपन बोलते हैं गाइनोशियम। बोलते हैं गायनिक को दिखाओ, कोई लेडी की अगर प्रॉब्लम हो जाती है कुछ या प्रेग्नेंट होती है तो बोलते हैं गायनिक को दिखाओ। तो गाइनो का जो टर्म लिखा है उसका मतलब होता है फीमेल। सहायक की अपन बात करते हैं, सहायक भी 2 पार्ट होते हैं, कैलिक्स होता है और दूसरा होता है कोरोला, जो सहायता करते हैं पुष्प की वृद्धि में या लैंगिक जनन में, ठीक है। तो वही लिखा है कि ये कौन कौन से पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग। कैलिक्स और कोरोला को अपन बोलते हैं सहायक अंग, जबकि पुमंग और जायंग को अपन क्या बोलते हैं, लैंगिक अंग, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। जैसे ये पुष्प था अपने पास इस प्रकार का, तो यहाँ होता है ये अपने मादा वाला पार्ट हो गया, ये नर वाला पार्ट हो गया पहले जो बनाया था। तो यहाँ जो कैलिक्स था और जो कोरोला था उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, मतलब समान ही होते एक प्रकार से। इसे अपन बोलते हैं परिदल पुंज। इंपोर्टेंट है, प्याज का जो उदाहरण है वो क्या बोलते हैं, परिदल पुंज। 11th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा, पेरियंथ जिसे इंग्लिश में बोल रहे हैं। जब फूल में पुंकेसर और पुमंग दोनों ही होता है तो उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो गलत लिखा है, इसीलिए बोलता हूँ इंग्लिश वाली एनसीईआरटी भी साथ में रखा करो, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत लिखा। पुष्प के प्रकार की बात हो रही है, इसे सुन लीजिए। 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, एक होता है उभयलिंगी, इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं एनसीईआरटी में या नोटबुक में, और दूसरा होता है एक लिंगी। उभयलिंगी को अपन द्विलिंगी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर और मादा संरचनाएं दोनों होती है। ये मादा संरचना है, ये नर संरचना है, उसे अपन बोलते हैं द्विलिंगी। द्वि का मतलब होता है 2, लिंगी का मतलब लैंगिक संरचना। नर और मादा संरचनाएं दोनों होती,
नर जो संरचनाएं होती है उसे अपन बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग, जिसे अपन ने बोला था। और मादा जो संरचना होती है जिसे जायंग अपन ने बोला था, या अंडप जो उसकी इकाई है उसे अपन बोलते हैं। तो ये सब अपन बोलते हैं। दोनों अगर एक ही पुष्प में है तो उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी बोलते हैं। जबकि एक लिंगी की अपन बात करें तो कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्या होती है, या तो केवल मादा संरचना हो जाएगी या क्या हो जाएगा, केवल नर संरचना होगी, तो उसे अपन बोलते हैं एक लिंगी। एक का मतलब एक, लिंगी का मतलब लैंगिक जो संरचना है। ठीक है, तो उभयलिंगी का बारे में एनसीईआरटी में ये गलत लिखा है। पुंकेसर और पुमंग दोनों ही नर को बताते हैं। ठीक है, तो आपको एक करेक्शन करना। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एक लिंगी बोलते हैं। ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब पुष्प के जो भाग है उसमें कैलिक्स और कोरोला इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, पुपंग और जायंग। चित्र भी अपन देखेंगे। कैलिक्स जो लिखा है, कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। इस प्रकार से सपोज कर लो ये मादा वाला पार्ट था ये, और किसके ऊपर था ये इस प्रकार से ये नर वाला पार्ट। ठीक है, तो जो पुष्प की जो अपन बात करें सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो है कैलिक्स, और इसकी इकाई को अपन बोलते हैं बाह्य दल। बाहरी है इसीलिए इसे अपन क्या बोल रहे हैं, बाह्य दल। इसी से याद रखना आपको। प्राय बाह्य दल जो है हरी पत्तियों की तरह होते हैं, तो इसे अपन इस प्रकार से बना देते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया है, पुष्प जो है उसकी अपन ने बात कर दी। बाह्य दल है, और ये जो है कली की अवस्था में पुष्प की या फूल की रक्षा करते हैं। कली की अवस्था जब होती है तो ये क्या होते हैं, जो हरे कलर वाली संरचना अपने को यहाँ पर बताई जा रही है, इस प्रकार से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये बंद होती है, इसे आप हरा ही समझेंगे, ये बंद होती है, और अंदर की ओर ये कली अवस्था होती है। तो जैसे जैसे ये ओपन होगी, जैसे जैसे ये कली बड़ी होगी यहाँ से वैसे वैसे ओपन होगी, और ये बाद में पुष्प हो जाएगा। कैलिक्स संयुक्त बाह्य दली, संयुक्त का मतलब जो है जुड़े हुए हैं, मतलब बाह्य दल जो इसकी इकाई है, अभी अपन ने बात की थी। तो बाह्य दल ऐसा नहीं है कि एक ही होता है, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, डिपेंड करेगा किस प्रकार का पुष्प है। तो अगर जो बाह्य दल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसे अपन बोलते हैं संयुक्त बाह्य दली, और अगर वो अलग अलग है तो उसे अपन बोलते हैं पृथक बाह्य दली। तो अगर इस डायग्राम की बात की जाए तो ये पृथक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा अपने पास है कोरोला। कोरोला जो है दल पंखुड़ी का बना होता है। बाह्य जो चक्र है वो आपको ध्यान में रखना कैलिक्स है, तो उसकी जो वो कैलिक्स की जो यूनिट है वो बाह्य दल है। ठीक है, यहाँ पर जबकि अपन बात कर रहे हैं बाह्य दल के अंदर जो है जिसे अपन केवल दल बोल रहे हैं, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, किसकी यूनिट हो जाएगी, वो कोरोना की कोरोला की हो जाएगी। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए बार बार वही याद आता है। दल प्राय चमकीले रंगदार के होते हैं, तो ये जो दल होंगे वो यहाँ कहीं होंगे इस प्रकार से, और ये किस प्रकार के होंगे, चमकीले होंगे। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चमकीले होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, तो वो कीटों को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे ये तो एक प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं परागण। इसमें क्या होता है कि जो कीट वगैरह होते हैं वो नर या जो मादा संरचना होती है उसे एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर ट्रांसफर करती है। ठीक है, जब वो कोई कीट होता है वो शहद बनाने के लिए जो वाटर वगैरह है या जो उसका रिवार्ड है, ठीक है, वो जब पुष्प बैठता है तो एक पुष्प से जब दूसरी पुष्प में बैठेगा तो उसकी टांगों पर चिपक कर क्या होता है, जो संरचनाएं हैं परागकण वगैरह वो चली जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, परागण की प्रोसेस हो जाती है। तो परागण और परागकण, परागण और परागकण डिफरेंस मैंने आपको बता रखा। परागकण जो नर संरचना है, जबकि परागण की प्रोसेस क्या होती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक इसके ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है वो परागण होती है। ठीक है, आपको वीडियो में मिल जाएगा, एक मिनट का वीडियो मैंने डाल रखा, तो आप सर्च कर सकते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली मतलब जुड़े हुए दल होते हैं, या पृथक दली मतलब अलग अलग होते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहां तक की आकृति का संबंध है वो नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार तथा चक्राकार हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो पुष्प के भाग बता रखे हैं, देखो अब यहाँ पर कैलिक्स जो अपन ने दिखाया था हरा होता है, सिंपल सा। ये जो कोरोला है वो चमकीले कलर का होता है। ये अपने पास पुमंग की जो संरचना है वो इस प्रकार से, और जायंग इस प्रकार से, और ये टोटल अपने पास क्या है, पुष्प है। ये पुष्पावृत लिखा है, कैलिक्स लिखा है, कोरोला लिखा है, ये वाला जो चमकीला है, जायंग लिखा है बीच में जो मैं बार बार डायग्राम बना रहा था, और ये जो पुमंग है वो आपका ये वाला है, यहाँ से इस डायग्राम में भी करेक्शन है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा है। इस डायग्राम में वैसे कुछ खास नहीं है पूछने जैसा। ये जब अपन पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पुष्प के जो पार्ट है वो आपको समझ में आएगा। करेक्शन है, पराग कोश ये वाला नहीं, ये वाला है पराग कोश, तंतु
पंखुड़ी ये नहीं है, पंखुड़ी इसके अंदर, ठीक है। वर्तिकाग्र और वर्तिका केवल 2 सही लिखे हैं इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या गलती और क्या नहीं। उम्मीद मैं करता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया है, और आया है तो कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल आया है। कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में बहुत जल्द अपन मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।